नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गजा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। गजा में मरने वालों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है और इसमें 40% से अधिक बच्चे हैं। न जाने कितने लापता होंगे और मलबे के नीचे दबे होंगे। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसमें 1400 से अधिक इसराइली और अन्य देशों के नागरिकों की हत्या हुई थी। इसी के जवाब में इसराइल गजा पर बमबारी किए जा रहा है। इसराइल ने कहा था कि वह गजा को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ आवाजें ऐसी भी आईं कि धरती से ही मिटा दिया जाएगा, लेकिन इन 30 दिनों का हिसाब देखेंगे तो इसराइल जरूर हजारों टन बम बरसाने में सफल रहा है। गजा की कई हजार इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, स्कूल अस्पताल का वजूद मिट गया है, मगर गजा का वजूद अब भी धरती पर कायम है। इन 30 दिनों में हमने अपने वीडियो में गजा के हाल को विस्तार से दिखाया है, मगर आज हम इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बारे में बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि नेतन्याहू खुद को मिस्टर सिक्योरिटी और मिस्टर इकोनॉमी के रूप में प्रचारित करते रहते हैं। नेतन्याहू भी दुनिया के एक और लोकप्रिय नेता की तरह मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे रहे। इसी साल अप्रैल में इसराइल के गोदी चैनल से उन्होंने बात की और कहा कि हमास एक और मोर्चा नहीं खोलेगा। क्या आपको पता है कि नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद वहां के चैनलों को फोन किया, कहा युद्ध खत्म होने तक मेरी आलोचना बंद करो। हम इस वीडियो में बताएंगे कि नेतन्याहू के खिलाफ हर दूसरे दिन इस्राएली अखबारों में लेख छपते हैं, जिसमें उन्हें अयोग्य बताया जाता है, उनसे इस्तीफे की मांग होती है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, काफी लंबा है। हमने कई जगहों पर छपे लेखों के सहारे इसे तैयार किया है। आपको इस वीडियो के जरिए इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को समझने में मदद मिलेगी। बस आपको कई प्रसंगों से भारत की भी याद आ सकती है और ऐसा होने से हम नहीं रोक पाएंगे। मजबूत सरकार और मिस्टर सिक्योरिटी दो देश के नारे हैं, मगर हाल एक जैसा है। दुनिया का यही इतिहास रहा है। खुद को मजबूत और ताकतवर साबित करने वाले नेता अंत में अपने देश के लिए कभी बेहतर साबित नहीं हुए हैं। खैर, यह भी इतिहास रहा है कि इस बात को समझने में जनता कम से कम 20 से 30 साल बर्बाद करती है और उससे पहले अपने आप को तबाह करती है। इससे कम समय में किसी भी देश में जनता को होश नहीं आता है। हमास के हमले और जवाब में गजा के हमले के इन 30 दिनों का हिसाब किताब आप देखेंगे तो बेशक गजा की बर्बादी नजर आती है, मगर इसराइल का तिलिस्म भी टूटता नजर आता है। उसकी अपार शक्ति के कारण जो चीजें छिप गई थीं वो सामने आ गई हैं। फलस्तीन का मुद्दा केवल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर और प्रोफेसर तक सीमित रहने वाला मुद्दा नहीं रहा। कुछ राजदूतों के ना समझ में आने वाले लेखों से बाहर आ गया है। जनता बिना राजदूतों के लेखों के भी अब इस मसले को समझने लगी है। बल्कि गजा और फलस्तीन के सवाल अब उन लाखों लोगों के हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गया है। यह वीडियो स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो का है। रविवार को यहां जमा हुए हजारों लोगों का प्रदर्शन बीबीसी के दफ्तर के बाहर भी पहुंच गया। जिस तरह उपनिवेशवाद दुनिया भर में पहुंचा हुआ शब्द है, उसी तरह इन 30 दिनों में ऑक्यूपेशन यानी कब्जा भी दुनिया भर में पहुंच गया। लोग नारे लगा रहे हैं। इसमें आए लोगों का नारा था 1 2 3 4 ऑक्यूपेशन नो मोर। यह प्रदर्शन केवल इसराइल के हमले के खिलाफ नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के खिलाफ है, क्योंकि ब्रिटेन इसराइल का साथ दे रहा है। इन प्रदर्शनों पर कम बातें हुई हैं, मगर उससे इनकी संख्या कम नहीं हुई। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सांसद टॉमी शेपर्ड ने कहा है कि हमें अपने देश की नीति को बदलवाने के प्रयास तेज कर देने चाहिए। पूरे यूरोप भर की नीतियां बदलवानी होंगी कि फलस्तीन के अधिकारों को पहचान मिले, उनके मानवीय और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता मिले। इसराइल के हमले से पहले फलस्तीन भुला दिया गया था। कोविड के दौरान जब इसराइल ने गजा पर हमला किया, तब इस तरह से खबरें दुनिया के कोने कोने में नहीं पहुंची थीं, जिस तरह से इस बार पहुंच रही हैं। शुरू में इन प्रदर्शनों को मुसलमानों और हमास समर्थक बताकर खारिज किया गया, लेकिन जल्दी ही यह गलत साबित हुआ। गजा पर हमले के 30 दिनों में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि फलस्तीन का मुद्दा, उसका इतिहास,
उस पर होने वाली बर्बरता कई देशों की सड़कों से लेकर संसद तक में पहुंच गई है। इस्राएल के समर्थक सांसदों के भाषणों के बीच कई देशों में सांसद फलस्तीन के लिए खुलकर बोल रहे हैं। 21वीं सदी में फलस्तीन एक भुला दिया गया मुद्दा हो गया था। इस्राएली कब्जे में गजा के लोग किस हाल में रह रहे थे, इस पर कभी इतने विस्तार से दुनिया का ध्यान नहीं गया। इस्राएल के भीतर के लोग गजा के हमले का विरोध कर रहे हैं। तभी तो वहां के पुलिस अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे लोगों को पकड़कर बस में बिठाकर गजा भेज दिया जाएगा। कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें इस्राएल के भीतर प्रदर्शनों को दिखाया गया है। कॉपीराइट के नियमों के कारण हम किसी का भी वीडियो उठाकर यहां नहीं दिखा सकते। लेट गजा लिव, ये 7 नवंबर को न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर हुए प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जिसमें 500 यहूदी ही शामिल हुए। इनके पोस्टरों पर लिखा है कि फलस्तीनियों को आजाद होना चाहिए। इस पोस्टर पर लिखा है कि सारी दुनिया देख रही है, फिर से किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। इनकी कमीजों पर लिखा है कि यहूदी मांग कर रहे हैं कि अभी युद्ध विराम हो। बाइडेन के लिए यह संदेश दिया जा रहा है, यानी यहूदी समाज के भीतर भी लोग गजा के कब्जे का विरोध करते हैं, दुनिया भर में कर रहे हैं। आपने देखा कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में बड़ी संख्या में यहूदी ही जमा हुए और गजा के हमले का विरोध करने लगे। इसमें कई 100 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इनके प्रदर्शन लगातार जारी हैं। कई जगहों पर रिपोर्ट छपी है कि जिन यहूदी परिवारों के बुजुर्गों ने हिटलर की यातनाएं झेली हैं, वो भी इस्राएल के हमले का विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि हम यातना का एक और केंद्र नहीं चाहते। क्या आप जानते हैं कि आज भी वेस्ट बैंक में कई यहूदी हैं जो फलस्तीनी गांवों में जाकर उनके साथ रात बिताते हैं ताकि इस्राएल की सेना उन पर ज्यादती ना करे, उनके गांव ना उजाड़े। यही वो लोग हैं जिनकी ताकत से इस्राएल में अहिंसा के रास्ते से भी शांति और संवाद के प्रयास किए जा रहे हैं। कभी हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस्राएल के ही लोग फलस्तीन पर इस्राएल के कब्जे के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या यह बड़ा बदलाव नहीं है? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमास के हमले की भी निंदा की और इस हमले के पहले से इस्राएल की हिंसा और मौजूदा हमले को भी व्यापक संदर्भों में देखा कि हिंसा की यह राजनीति हिंसा ही पैदा करती है। हिंसा का यह मामला एक तरफा नहीं है। गजा के लोग भले ही बमों के आगे असहाय हो गए हों, मगर वहां के 30 से अधिक पत्रकारों ने अपनी जान देकर इस्राएल के प्रोपेगेंडा को भयंकर चुनौती दी है। हमास द्वारा 40 बच्चों की हत्या का मामला और अल आहली अस्पताल पर हमले को लेकर कितनी मजबूती से चुनौतियां दी गईं। दुनिया भर में फैले फलस्तीनी लोगों ने गजा के लिए आवाज उठाई और इस सवाल से इत्तफाक रखने वाले लोग जुड़ते चले गए। पुरानी फिल्में, वीडियो सब बाहर आ गए और लोगों ने देखना और दिखाना शुरू कर दिया। लोग तो यह भी निकाल कर देख रहे हैं कि इसी 7 नवंबर को 25 साल पहले संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के आत्माधिकार को लेकर प्रस्ताव पेश हुआ था और पास हुआ। 146 देशों ने समर्थन किया, केवल 2 देशों ने विरोध। दुनिया ही चाहती है कि फलस्तीन मुक्त हो, आजाद हो और खुली जेल की जगह खुली हवा में सांस ले। 21वीं सदी का यह पहला युद्ध है जहां एक तरफा प्रोपेगेंडा बहुत सफल नहीं हुआ। कमजोर पक्ष की बात भी जनता के बीच बहुत तेजी से पहुंच रही है। बेन्यामिन नेतन्याहू तल अवीव में 80 से अधिक देशों के राजदूतों से मिल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका, तुर्की से लेकर कई देशों ने तल अवीव से अपने राजदूत बुला लिए हैं। उसके दबाव में नेतन्याहू ने गजा पर हमला तो कम नहीं किया, मगर यह मुलाकात बता रही है कि नेतन्याहू समझने लगे हैं कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा इस्राएल चाहता है। इस मुलाकात में नेतन्याहू ने इन राजदूतों से कहा कि जीत का कोई विकल्प नहीं, यह लड़ाई आपकी लड़ाई है, हमारी जीत आपकी जीत है। इस्राएल के प्रधानमंत्री के कार्यालय ने इसके बारे में ट्वीट किया है कि इन सभी ने इस्राएल को समर्थन दिया है और कहा है कि वे अपने देशों में इस बात का प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि 7 अक्टूबर को जो हुआ कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस्राएल चाहता है कि केवल 7 अक्टूबर याद रखा जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। हमास की निंदा करने के बाद गजा पर जो बमबारी हुई है उसे लेकर भी दुनिया में बहस चल रही है और एक नैतिक चुनौती सामने आई है।
नेतन्याहू राजदूतों के बीच शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि इन राजदूतों के देश की सरकारें इस्राएल के साथ तो हैं, मगर उनकी जनता का एक बड़ा हिस्सा उसके खिलाफ सड़कों पर है। अमेरिका भले ही इस्राएल के साथ है, मगर वहां की सड़कों पर जनता उतर गई है। सेनेट में सांसद सवाल कर रहे हैं। मीडिया के एक तरफा होने के बाद भी फलस्तीन का सवाल आग की लपटों की तरफ फैलता जा रहा है। नेतन्याहू ने 80 देशों के राजदूतों से अपील की है कि वे बिना शर्त 240 बंधकों की रिहाई की उनकी मांग को समर्थन दें। उन्होंने कहा कि जब तक सबकी रिहाई नहीं होती तब तक युद्ध विराम को भूल जाए। उन्हें यह क्यों कहना पड़ रहा है? संयुक्त राष्ट्र से लेकर सभी ने कहा है कि बंधकों की रिहाई तुरंत होनी चाहिए। हमास के हमले के बाद नेतन्याहू काली शर्ट में नजर आते हैं। उनके रक्षा मंत्री भी काली शर्ट पहन रहे हैं। यहूदी परंपरा में इसे शोक का रंग माना जाता है। जब बाइडेन नेतन्याहू से मिलने आए तब भी नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल के मुताबिक कपड़े नहीं पहने, बिना टाई के काला कोट सफेद शर्ट पहनी। आधिकारिक कार्यक्रमों में नेतन्याहू हमेशा टाई में दिखते हैं। जब छुट्टी मनाने गए या किसी त्योहार की फोटो डालते हैं तब टी शर्ट में या बिना टाई के डालते हैं। इसे लेकर मीडिया में कई जगहों पर विश्लेषण हुआ है कि जिस नेता पर जनता से दूर होने के आरोप लगते रहे हैं वो इन कपड़ों से क्या साबित करना चाहता है। एक जगह विश्लेषण मिला कि टाई ना पहनकर वो आम आदमी जैसा दिखना चाह रहे हैं। एक जगह लिखा हुआ है कि नेतन्याहू ने ऐसा रक्षा मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की नकल में किया। ऐसे ही यूक्रेन पर जब हमला हुआ तब वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने पहनावे में बदलाव किए और अब तक वैसे ही कपड़े पहन रहे हैं। कोट सूट छोड़कर खाकी टी शर्ट और कार्गो पैंट पहनने लगे हैं। पश्चिम के दूसरे नेताओं से हर समिट में ज़ेलेंस्की अलग दिखाई देते हैं। नेतन्याहू को लेकर भारत के लोग जिस तरह से सोचते हैं, इस्राएल की जनता नहीं सोचती। वहां के कई अखबारों में युद्ध के दौरान उनके खिलाफ घोर आलोचनात्मक खबरें छप रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर लगाम कसने के लिए उन्होंने जो कानून बनाया है उसे लेकर जनता हमले के पहले कई महीनों से सड़कों पर थी। जून और जुलाई के महीने में वहां भयंकर प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में ऐसा कोई वर्ग नहीं जो नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरा। सेना के अधिकारी से लेकर रिटायर्ड अधिकारी, ट्रेनिंग पाने वाले रिजर्विस्ट भी नेतन्याहू का विरोध करने लगे। इन सभी का मानना था कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेतन्याहू अपने लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, खुद को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खत्म कर रहे हैं। हमास के हमले के बाद भी इस्राएल नेतन्याहू के पीछे नहीं खड़ा है, भले ही वह गजा पर हमले को सही मानता है। मारीव अखबार में हुए एक सर्वे में 80% लोगों ने कहा है कि वे चाहते हैं कि नेतन्याहू सुरक्षा और इंटेलिजेंस में हुई चूक के लिए जिम्मेदारी लें। इस सर्वे में भाग लेने वाले यहूदी इस्राएलियों को नेतन्याहू से कहीं ज्यादा सेना के प्रमुखों पर भरोसा है। इस्राएली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के एक पोल ने बताया है कि सिर्फ 7% इस्राएली मानते हैं कि वो युद्ध की अगुवाई करने में सक्षम हैं। उनके उलट सेना के प्रमुखों पर 74% लोगों को भरोसा है। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के घटने के ही समाचार वहां छप रहे हैं। गजा पर हजारों बम गिराकर नेतन्याहू इस्राएल का भरोसा नहीं जीत पाए। युद्ध खत्म होने के बाद उनका क्या होगा, इसे लेकर अखबारों में अलग से विश्लेषण छप रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के लेखों में विश्लेषक कह रहे हैं कि वो इसलिए जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई भी बयान वायरल होकर सत्ता में रहने के उनके इरादों पर पानी फेर सकता है। ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि हमले की जिम्मेदारी अकेले नेतन्याहू की नहीं हो सकती। हमास के हमले के 2 दिन के बाद 9 अक्टूबर को हारिस अखबार के संपादकीय पन्ने पर एक लेख छपा कि नेतन्याहू अयोग्य हैं, वे जिम्मेदारी लेने के काबिल ही नहीं, इसलिए जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हमने हारिस के संपादकीय पन्ने पर कुछ लेख जो छपे हैं उनके टाइटल निकाले, जिससे पता चलता है कि वहां नेतन्याहू के खिलाफ खुलकर लिखा और बोला जा रहा है। भारत होता तो कहा जाता कि युद्ध चल रहा है, अभी सिर्फ मोदी मोदी करना है, मोदी की आलोचना नहीं करनी है। हारिस के संपादकीय पन्ने पर अखबार का अपना संपादकीय मत और जानकारों के विश्लेषण से भरे लेख को देखकर आपको अंदाजा हो जाता है कि नेतन्याहू केवल इस्राएल के लिए नहीं, अपने वजूद के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह 7 नवंबर का संपादकीय है। इतना ही लिखा है, नेतन्याहू अब बस गद्दी छोड़ दो,
6 नवंबर के एक लेख में लिखा है कि नेतन्याहू के चरम दक्षिणपंथी मंत्री भले ही उनके लिए जरूरी हों, लेकिन इसराइल के लिए बोझ हैं। 6 नवंबर का एक और लेख है कि मेरे परिवार का खून नेतन्याहू के हाथों पर है। 3 नवंबर का लेख है कि इस नेतन्याहू के कारण इसराइल अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा था, अब वही इसराइल खुद को बचाने के लिए लड़ रहा है। 2 नवंबर का लेख है कि नेतन्याहू बहुत कमजोर हैं, उन्हें जाना चाहिए। 31 अक्टूबर के इस लेख का शीर्षक है कि नेतन्याहू को जाना ही चाहिए, हो सके तो मियामी चले जाना चाहिए। 30 अक्टूबर का यह लेख देखिए, शीर्षक है हमास के साथ युद्ध के बीच नेतन्याहू ने इसराइल पर ही युद्ध थोप दिया। ऐसे अनेक लेख हैं जो नेतन्याहू की आलोचना करते हैं, केवल हारेत्स में ही नहीं, टाइम्स ऑफ इसराइल और जेरूसलम पोस्ट में भी छपे हैं। इसकी तुलना पुलवामा के समय भारत के अखबारों के संपादकीय पन्ने से आप कीजिए, अध्ययन कीजिए। देखना चाहिए कि भारत के अखबारों में इस तरह के सवाल करते हुए लेख छप रहे थे या नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुलवामा का राज बताया तो उसे मीडिया ने छापा ही नहीं, टीवी चैनलों ने दिखाया ही नहीं। यहां इसराइल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। हम वहां के मीडिया को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, मगर इसे नोट कर रहे हैं कि वहां के संपादकीय पन्ने प्रधानमंत्री को लेकर कितने सख्त हैं। मिसाल के तौर पर हर लेख मोदी मोदी करता हुआ नहीं है। आपको बुरा लगेगा, मगर दुनिया में या कम से कम पत्रकारिता की खराब हालत को बताने के लिए एक नारा अब मोदी मोदी भी हो गया है। कम से कम रिपोर्ट कुछ किसी शेप में रिपोर्ट होता, रिपोर्ट तो होना चाहिए था। किसी भी शेप में रिपोर्ट किसी भी शेप में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, सिवाय एक टेलीग्राफ कलकत्ता के अलावा। सोचिए, भारत में कोई सवाल कर दे तो मीडिया चुप्पी साध लेता है, लेकिन इस्राएली मीडिया अभी ऐसा नहीं हुआ है। आप यह भी देख लीजिए कि कई दिनों से अल जजीरा को इस्राएल से बाहर करने की बात चल रही है, 1 महीने में बाहर नहीं कर पाए। इन 30 दिनों में हजारों बम बरसाकर इस्राएल उन आवाजों से घबरा गया है जो उसके दोस्त अमेरिका के घर में उठ रही हैं। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपने कई बार उसके बारे में सुना होगा, रवीश कुमार ऑफिशियल पर देखा होगा कि कैसे राष्ट्रपति से सवाल पूछे जाते हैं। वॉशिंगटन में विदेश विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यहां पर विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल जवाब दे रहे थे और सवाल पूछ रहे थे जॉर्डन फलस्तीनी मूल के लेखक और पत्रकार सैम हुसैनी। हुसैनी उस संस्था के निदेशक हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग राय रखने वालों की बातों को प्रमोट करती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के भीतर बैठकर जॉर्डन फलस्तीनी मूल के पत्रकार सवाल करेंगे? हुसैनी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला सहित 2 और लोगों के बयान का हवाला देते हैं और फिर पूछते हैं कि इसराइल के खिलाफ नरसंहार के कानून क्यों नहीं लागू हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के न्यूयॉर्क कार्यालय में निदेशक पद से इस्तीफा देने वाले क्रेग मोहकिबर ने कहा है कि आमतौर पर इरादे को साबित करना नरसंहार का सबसे कठिन हिस्सा है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा, इस्राएली सरकार के नेताओं द्वारा इरादे के स्पष्ट बयान संदेह या बहस के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ते हैं। बोस्निया और हर्जगोविना में नरसंहार मचाने वाले युगोस्लाविया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा लड़ने वाले फ्रांसिस बॉयल का भी कहना है कि फलस्तीन में जो नरसंहार हुआ है उसे लेकर तुरंत आपातकालीन प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। फिर भी अमेरिकी सरकार ने ऐसा नहीं किया। हुसैनी ये सवाल पूछते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि भारत जैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फादर ऑफ पावर ऐसा होने देंगे और कोई पत्रकार इस तरह से सवाल पूछने की हिम्मत कर पाएगा? Lula of Brazil recently joined a growing list of world leaders condemning Israel, not just simply for war crimes, not just simply for crimes against humanity, but for genocide. The late president of the Center for Constitutional Rights, Michael Ratner, during Israel's 2014 assault on Gaza, which killed 2,000 Palestinians, advocated that the genocide. बाकायदा वेदांत पटेल को जवाब देना पड़ता है। आप अमेरिकी विदेश विभाग के YouTube चैनल पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा देख सकते हैं। हमने अमेरिकी प्रेस की काफी आलोचना की है, मगर उसी अमेरिका में यह संभव है कि विदेश मंत्रालय में बैठकर इस तरह से सवाल करने वाले पत्रकारों को अभी तक गोदी मीडिया के मालिकों ने नौकरी से नहीं निकाला है और उसके घर ईडी की टीम फोन और लैपटॉप जब्त करने नहीं पहुंची है। आज ही भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्रकारों के फोन और
लैपटॉप को जब्त कर लिया जाना एक गंभीर मामला है, लेकिन इसका भी असर जांच एजेंसियों पर नहीं पड़ने वाला है। आप ये भी नोट कर लें। हम इसराइल के बारे में कम जानते हैं, अपनी बात कर रहा हूं। काश हम आपको वहां के समाज, संस्थाएं और प्रेस के संबंधों के बारे में और बेहतर तरीके से बता पाते। वहां के प्रेस में भी गोदी मीडिया के तत्व हैं, इसके बाद भी वहां रिपोर्टिंग हो रही है। युद्ध के समय कोई भी नेता अपने देश में हीरो बन जाता है, मगर इस्राएली अखबारों को पलटकर नहीं लगता कि नेतन्याहू हीरो बनकर उभर रहे हैं। 25 अक्टूबर का यह विश्लेषण देखिए। इसकी हेडलाइन कहती है कि नेतन्याहू अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस्राएल की जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। हमास के हमले के 18 दिन के बाद तक जब नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तब उस पर यह लेख छपा। इसी के 2 दिन बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि युद्ध के बाद सभी से, मुझसे भी मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे। बाद में ट्वीट कर सेना पर जानकारी न देने की जिम्मेदारी डाल दी। जब आलोचना हुई तो वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। हमने इस प्रसंग का जिक्र अपने पहले के वीडियो में किया है। नेतन्याहू मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसे लेकर कई सारे लेख छपे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल सरकारी झुकाव वाला अखबार माना जाता है। इसके बाद भी इसके संपादकीय पन्ने पर टेल श्नाइडर का लेख छपता है कि किस तरह नेतन्याहू साल भर से प्रेस से दूर होते जा रहे थे, संजीदगी से कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे, जनता से संवाद स्थापित नहीं किया है, समय समय पर अपना वीडियो जारी कर देते हैं। हमास के हमले के 6 दिन बाद सैबत यानी शुक्रवार की शाम उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश देने की घोषणा की। हफ्ते का यह दिन यहूदी लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, काम नहीं किया जाता, जैसा हमारे लिए रविवार होता है। इससे काफी अफरा तफरी मच गई क्योंकि लोगों को लगा कि वो कोई अहम घोषणा करने वाले हैं। आप भारत के नोटबंदी की याद करने लग गए होंगे। 8 बजते ही उस समय लगता था प्रधानमंत्री मोदी अब क्या बोल देंगे। इसराइल में 1994 में आखिरी बार किसी प्रधानमंत्री ने सैबत के दिन संदेश दिया था। नेतन्याहू ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कुछ भी नया नहीं कहा, नई जानकारी के नाम पर बस इतना कहा, मैं आज उन परिवारों से मिला हूं जिन्होंने अपनों को खोया है या उनका आता पता नहीं है, उनकी दुनिया खत्म हो चुकी है। नेतन्याहू को समझने के लिए प्रेस के साथ उनके संबंधों को भी समझना जरूरी है। कोई नेता प्रेस से कितनी दूरी बनाता है, इससे काफी कुछ पता चल जाता है। नेतन्याहू ने सालों मीडिया का मजाक उड़ाया और खुद कभी मीडिया को इज्जत नहीं दी। नेतन्याहू ने वहां के सरकारी चैनल कान को 14 सितंबर 2019 के दिन इंटरव्यू दिया था। उसके बाद से इस चैनल को भी इंटरव्यू नहीं दिया। इसी तरह चैनल 12 और 13 को उन्होंने मार्च 2021 के बाद से इंटरव्यू नहीं दिया। आपको यह सब सुनते हुए लग ही रहा है कि मैं अब बोलने वाला हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो 2014 से खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। दरअसल टाइम्स ऑफ इसराइल के जिस लेख की हम बात करने जा रहे हैं, लेख बहुत अच्छा है, मगर उसमें एक गलती है। टेल श्नाइडर ने लिख दिया कि दुनिया भर में किसी लोकतांत्रिक देश में क्या कोई ऐसा नेता भी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। टेल श्नाइडर को मुझसे पूछ लेना था या रवीश कुमार ऑफिशियल देखना चाहिए। मैं बार बार बताता हूं और आप भी अपने जानने वालों को बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वे भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। 22 अक्टूबर के अपने लेख में टेल श्नाइडर लिखती हैं कि आखिरी बार नेतन्याहू ने 13 अप्रैल 2023 को इंटरव्यू दिया, वो भी चैनल 14 को, जिसके बारे में कहा जाता है कि नेतन्याहू का पक्ष लेता है, यानी वहां के हिसाब से मोदी मोदी करता है। इस चैनल को भी नेतन्याहू ने सुना दिया कि उनकी सरकार ने इतने काम किए हैं कि इस चैनल ने भी पूरी तरह नहीं दिखाया, क्योंकि मीडिया केवल प्रदर्शनों को कवर करता है। मैंने उन चीजों की सूची बनाई है जो प्रेस कवर नहीं करता। आपको इसी तरह की नसीहतें भारत में भी सुनने को मिलती हैं। इसी चैनल के इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा था कि हम हर दिशा से आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। हमने लेबनान, ईरान, सीरिया पर हमला किया है। हमास एक और मोर्चा नहीं खोलेगा। इस इंटरव्यू के बाद से नेतन्याहू ने किसी इस्राएली मीडिया संगठन को इंटरव्यू नहीं दिया, चैनल 14 को भी नहीं, मगर उन्होंने विदेशी अंग्रेजी मीडिया में 20 इंटरव्यू दिए हैं। नेतन्याहू के बारे में छप रहा है कि हमास के हमले के बाद उन्होंने कुछ चैनल के मालिकों, प्रमुखों को फोन किया कि उनकी आलोचना बंद कीजिए और युद्ध खत्म होने का इंतजार कीजिए। ऐसे वक्त में आलोचना करने से देश के मनोबल पर असर पड़ता है। आप ये वाला तर्क तो होली के दिन भी भारत में सुनते रहते होंगे। नेतन्याहू को लेकर अल जजीरा ने भी एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है।
इस लेख को पढ़ते हुए हमें एक ऐसे विद्वान के बारे में पता चला जो 25 साल से नेतन्याहू का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इनका नाम सॉल किम्ही है, जो तल अवीव यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। भारत में आशीष नंदी का जिक्र आता है। सॉल किम्ही जैसा लगातार काम तो आशीष नंदी ने भी उस व्यक्ति पर नहीं किया होगा। राजनीतिक मनोविज्ञानी भी कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कभी कभी नेताओं को समझने के लिए। अल जजीरा में जस्टिस सलहानी का यह लेख 1 नवंबर को छपा है। नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के बाद बंधकों की रिहाई का काम उस व्यक्ति को सौंपा जिसने 2006 में इसी तरह के प्रयास में नाकाम होने के कारण सेना छोड़ दी। लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग में नाकामी के बाद इस्तीफा दिया। इस व्यक्ति का बंधकों की रिहाई के मामले में कोई अनुभव नहीं, फिर भी नेतन्याहू ने इस काम के लिए चुना। 25 साल से नेतन्याहू का अध्ययन कर रहे राजनीतिक मनोविज्ञानी सॉल किम्ही लिखते हैं कि इस घड़ी में नेतन्याहू उसी को चुन रहे हैं जो नेतन्याहू करता है, हिंदी में मोदी मोदी करता है। सॉल किम्ही ने नेतन्याहू के बारे में लिखा है कि वे नार्सिसिस्ट हैं, यानी आत्ममुग्ध हैं। अपने अलावा उन्हें दूसरा दिखाई नहीं देता, अपने आप को हर जवाबदेही से ऊपर समझते हैं और मामूली बातों पर ज्यादा हाय तौबा करने लग जाते हैं। दबाव की स्थिति में बहुत ही खराब तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। समय के साथ उनके इस व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया। नेतन्याहू की आत्ममुग्धता और घबराकर हाय तौबा करने की आदत बढ़ती चली गई। उम्र के साथ स्थिरता नहीं आई। वे किसी पर भरोसा नहीं करते। जैसा कि मैंने शुरू में ही कह दिया, 2009 से लेकर इस समय तक 14 साल से नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं। इस पद पर इसराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, 3 टर्म पूरा कर चुके हैं। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक से लेकर गजा में जो नीति चलाई, जिस तरह से इन इलाकों में दमन किया, उसका विरोध तो इसराइल की जनता भी करती है। आपको याद होगा कि जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा था, अमेरिका ने 9/11 के बाद जो गलतियां की, किसी की नहीं सुनी, वो गलती इसराइल ना करे। लेकिन नेतन्याहू के साथ साथ अमेरिका भी फिर से उन गलतियों को दोहरा रहा है। इसराइल को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। गजा को तबाह कर, बच्चों महिलाओं को मारकर नेतन्याहू विजेता की तरह लौटना चाहते हैं, मगर इसराइल उनका इंतजार कर रहा है, विजेता की तरह स्वागत करने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए हमास का हमला क्यों हुआ, उनकी जवाबदेही तय करने के लिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।